Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science and Magic। बेसिकली मैं पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th की जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्लास 9 का आपका चैप्टर नंबर 5 है जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप यूट्यूब को देख सकते हैं साइंस एंड मैजिक चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन पर नोटिफिकेशन चला गया होगा, और जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों में, जिसमें हमने पढ़ा था कोशिका क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, यानी कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि उसका केंद्रक हो गया, यहाँ मैंने इसका चित्र दिया है, न्यूक्लियस हो गया, आपका साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, दैट मीन्स अ सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने पढ़ा था केंद्रक क्या होता है, केंद्रक क्या क्या फंक्शन होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली के क्या फंक्शन होते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, उसकी खोज किसने की, केंद्रक की खोज किसने की। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में कोशिका अंगक किसे कहते हैं। पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, अब उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कोशिका अंगक के विभिन्न अंग क्या क्या अंग है, सेल ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका अंगक के कितने अंग हैं, उन सभी अंगक के बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कोई सेल है, कोशिका है, उसके अंदर क्या होता है आपका, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है आपका न्यूक्लियस। फिर उसका बाहर क्या होता है आपका, बाहर होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर आपका वैक्यूल होता है, फिर आपका लाइसोसोम होता है, फिर आपका प्लास्टिड होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, यानी कि इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, अंतर्द्रावी जालिका। कोशिका अंगक क्या होते हैं, बेसिकली कोशिका अंगक के बारे में मैंने बताया था आपको कि कोशिका अंगक होते क्या हैं। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर क्या है, अपनी एक कोशिका झिल्ली है, क्या है, अपनी एक कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। अब उस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, कोशिका द्रव है, साइटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव क्या होता है, एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई भी फ्लूइड या ठोस, यानी कि लिक्विड यानी कि जलीय द्रव जैसा या ठोस कोई भी शीट जिसके अंदर कोई चीज़ रखा गया हो, वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स, है ना। तो ये आपका अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है वही कोशिका द्रव है, मैट्रिक्स है। अब आपका डिफरेंट अंग होते हैं, कोशिका के अंदर क्या है, डिफरेंट अंग है, जिसे भी बोलते हैं कोशिका अंगक, यानी कोशिका के अंग। तो सबसे पहला कोशिका अंगक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है, आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा। कोशिका अंगक जो है अंतर्द्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, वैक्यूल, जितने भी हम कोशिका अंगक पढ़ेंगे ये पूरी टॉपिक ही VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं अंतर्द्रावी जालिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यह झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। क्या है, झिल्ली युक्त, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है झिल्ली युक्त, झिल्ली यानी कि इस तरीके से होता है, ये झिल्ली युक्त होता है और एक तरह से शीट होती है, बिछी हुई शीट होती है। ये बहुत बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा तंत्र यानी कि बहुत बड़ा सिस्टम है।
ये लंबी नालिका अथवा गोल और आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली की समरूप होती है। जैसे आपका प्लाज्मा झिल्ली, जैसे आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, सेम वैसी संरचना आपकी अंतर्द्रावी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। अब देखिए इसके जो प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं। अंतर्द्रावी जालिका मुख्य 2 प्रकार की होती है। पहला होता है खुरदुरी अंतर्द्रावी जालिका और दूसरा क्या होता है, चिकनी अंतर्द्रावी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब क्या है, एंडो, जो मैंने यहाँ लिख रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। खुरदुरी अंतर्द्रावी जालिका, अंतर्द्रावी की अंदर की ओर उसका द्रव्य भरा होता है, और चिकनी अंतर्द्रावी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपका इस चित्र दिखाती हूँ सबसे पहले, फिर इसको अंतर बताऊँगी। ये देखिए, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पिक्चर है। क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पिक्चर है। अब देखिए इसमें क्या है, इधर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, रफ यानी कि खुरदुरी। ये क्या है, खुरदरी, खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका, जालिका, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इधर वाला पोर्शन, ये है आपका खुरदुरी, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है, आपका स्मूथ ER है। स्मूथ यानी चिकनी, स्मूथ यानी चिकनी है। अब देखिए चिकनी क्यों है, ये मेन अंतर इसमें ये है कि यहाँ पे जो है आपको ये छोटे छोटे जो कण दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो कण दिख रहे हैं, ये है राइबोसोम। ये क्या है आपका, ये आपका राइबोसोम है। क्या आपका राइबोसोम है, क्या आपका है राइबोसोम है। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, खुरदुरी अंतर्द्रावी जालिका के अंदर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुरदुरी। और आपका चिकनी में राइबोसोम नहीं होता है, चिकनी में राइबोसोम एब्सेंट होता है। ये जो होता है आपका एब्सेंट होता है, इसलिए इसे बोलते हैं चिकनी। इसको क्या बोलते हैं, चिकनी, स्मूथ। अब इसके मैं डिफरेंस बताऊंगी मैं, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर हम खुरदुरी अंतर्द्रावी जालिका और स्मूथ चिकनी अंतर्द्रावी जालिका के बीच के अंतर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स में ये या 3 मार्क्स में आपके पेपर में ये पूछे ही जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस है कि ये सिस्टर्नी व नालिकाओं का बना होता है। अब सिस्टर्नी क्या होता है, अगर आप पिक्चर में देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, यही क्या कहलाता है, सिस्टर्नी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टर्नी कहलाता है। ये मुड़ा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस तरीके से है। तो इस वाले पार्ट को, ये मुड़ा वाला पार्ट इधर भी है और इधर भी, ठीक है। तो ये जो है, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। इसमें क्या बोला है पहला पॉइंट, इसमें बोला पहला पॉइंट कि ये सिस्टर्नी व नालिकाओं का बना होता है और ये झिल्ली व नालिकाओं का बना होता है। इसमें जो देखेंगे, अगर आप स्मूथ में देखेंगे तो ये जो पार्ट है आपका, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसका क्या है, ये एक तरह से झिल्ली नुमा है। ये क्या है, एक तरह से झिल्ली नुमा है, और स्मूथ चिकनी क्या है, चिकनी में। तो यहाँ पे आपका सिस्टर्नी नहीं होता, इसमें क्या होता है आपका झिल्ली नुमा होता है, झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस में सहायक है, प्रोटीन संश्लेषण में, यानी कि प्रोटीन को कौन बनाता है, प्रोटीन को कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बनाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्यों बनाता है प्रोटीन को, क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम
प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। अब देखिए राइबोसोम क्या है आपका, ये छोटे छोटे जो बिंदी दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो बिंदी दिख रहे हैं ये आपके राइबोसोम है। यहाँ लिखा भी है राइबोसोम, छोटे छोटे बिंदी, इसमें कोई छोटी छोटी बिंदी नहीं है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रावी जालिका जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करती है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य ये स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड बनाने में मदद करता है। क्या बनाता है ये? लिपिड बनाता है, लिपिड बनाता है, यानी कि फैट मॉलिक्यूल बनाता है। ये फैट मॉलिक्यूल को क्या करता है? ये बनाने में मदद करता है। और प्रोटीन को बनाने में कौन मदद करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतर्द्रावी जालिका। और लिपिड कौन बनाता है? लिपिड कौन बनाता है? लिपिड बनाता है आपका चिकनी अंतर्द्रावी जालिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, बार बार मैं कह रही हूँ, इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। थर्ड क्या है? थर्ड इसमें है राइबोसोम, इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है, और इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ देखिए ये छोटे छोटे जो कण हैं वो आपके राइबोसोम है, लेकिन यहाँ पे कोई छोटे छोटे कण नहीं है। तो इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, स्मूथ में, चिकनी में, और खुरदुरी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है राइबोसोम। अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है तो मुख्य कार्य है कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन का प्रवहन करना। किसका प्रवहन करना? प्रोटीन का प्रवहन करना, इंपॉर्टेंट काम। प्रोटीन बनाता भी है और उसका जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, परिवहन। तो यही करता है, कौन करता है? रफ खुरदुरी अंतर्द्रावी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये अंगिक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ये ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, ये ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, ये झिल्ली द्वारा घिरी हुई होती है। अगर यहाँ आप देखें तो देखिए होता क्या है, ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, ये आपका केंद्रक है, केंद्रक है ना। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने भी पढ़ा कि मुख्य कार्य क्या? कोशिका द्रव्य तथा भागों तक केंद्रक के मध्य प्रोटीन परिवहन के लिए, केंद्रक के बीच में क्या करता है? प्रोटीन का ट्रांसफ़र करता है। तो ये आपका केंद्रक है, ये न्यूक्लियस जो है क्या है? आपका केंद्रक है। ये आपका क्या है? केंद्रक है। तो यहाँ से यहाँ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? रफ ER, खुरदुरी अंतर्द्रावी जालिका प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है बस, और ये खुद घिरा हुआ होता है, ये खुद क्या होता है? घिरा हुआ होता है एक झिल्ली के द्वारा, ये झिल्ली के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका अंतर्द्रावी जालिका का, दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके हम फंक्शन यहाँ भी पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन मेनली क्या है, इसके कार्य क्या है। यह केवल ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच परिवहन की नालिका सुविधा प्रदान करता है। अकेला अंग है जो, देखिए अगर आप देखें तो ये सीधा केंद्र से कनेक्टेड है और यहाँ से सब कुछ जाता है। जैसे आप जंतर मंतर गए होंगे तो वहाँ पे जो है आपका भूल भुलैया टाइप वैसे ही काम करता है, यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से जाता है, इस तरीके से ये कार्य करता है। ठीक है, सीधा केंद्रक से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट कार्य क्या है इसका? नेक्स्ट कार्य क्या है? यह अंगकों के बीच जैव रासायनिक, यह अंगकों के बीच क्या करता है? यह अंगकों के बीच जैव रासायनिक क्रियाओं को के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का भी कार्य करता है। ये स्पेस भी प्रोवाइड करता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतर्द्रावी जालिका के, कि अगर आपका जैव क्रिया का मतलब है, जैविक रासायनिक क्रिया का मतलब है कि अगर आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेशन का है, पाचन का है, कोई भी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो उसमें क्या करता है? ये स्थान प्रोवाइड करता है, ये अपने आप को फैला देता है, अपने आप को फैला करके स्थान प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह वसा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह वसा यानी फैट, स्टेरॉइड, ये भी फैट में ही आता है, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है। वसा, स्टेरॉइड,
कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है, इम्पॉर्टेंट है। ये सारा कौन बनाता है? स्मूथ ER, चिकनी अंतर्द्रावी जालिका बनाता है, क्योंकि रफ जो है आपका खुरदुरी जो है सिर्फ प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? सिर्फ प्रोटीन बनाता है। या कोशिकाओं में ACR जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ACR विष तथा दवा को निर्विषीकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे बॉडी में जो भी खराब अपशिष्ट और विषैले पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? उसको ख़त्म करने का कार्य, उसको एक तरह से डाइजेस्ट करने का काम भी कौन करता है? स्मूथ ER, चिकनी अंतर्द्रावी जालिका। तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मेरी टेलीग्राम चैनल को भी मैंने उसमें लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, मैं प्रोवाइड करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया है, वहाँ भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं भी आपको वीडियो शेयर करूँगी और क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गोल्जी उपकरण। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। VVI, इसके भी आपके फंक्शंस और संरचना पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखिए गोल्जी उपकरण जो है, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की है? 1898 में कैमलियो गोल्जी ने की है। किसने की है? कैमलियो गोल्जी। उन्हीं के नाम पे वो वैज्ञानिक है थे एक जो उन्हीं के नाम पे गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपैरेटस का नाम पड़ा है। ठीक है। अब देखिए, जब उन्होंने तंत्रिका कोशिकाओं में एक आंतरिक जालीदार उपकरण का वर्णन किया था, तो यही था, क्या था वो? गोल्जी अपैरेटस था। अभी मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखाऊंगी। अब देखिए होता क्या है, गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है। क्या है? झिल्ली युक्त पुटिका है। झिल्ली युक्त पुटिका का मतलब है कि मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी हुई है, जिन्हें कुंडिका भी कहा जाता है। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी इसकी। झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रावी जालिका से होता है, और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग तक को बनाती है। तंत्र को दूसरे भाग को बनाती है। अब देखिए इसका एक स्ट्रक्चर देखिए, इम्पॉर्टेंट। ये आपका क्या है? ये आपका है एनिमल सेल। कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका है। ठीक है। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, वही आपका गोल्जी अपैरेटस है। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, पर्पल वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये अभी क्या था? यही आपका ER है। ER यानी कि अंतर्द्रावी जालिका। इसी में देखिए यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये जो हमारा है, इसमें क्या होता है? आगे की ओर सिस फेस। आगे की ओर कौन सा फेस होता है? सिस फेस। इस ट्रैक्ट की तरह सजे होते हैं, ऐसे सजे होते हैं, इस तरीके से सजे होते हैं। आगे की ओर जो इसको बोलते हैं, ये सिस फेस होता है। ये जो फेज होता है, ये क्या होता है? सिस फेज होता है। मैं आपको अच्छे से बना के दिखाती हूँ इसका डायग्राम। कुछ नहीं होता है, एक मान लीजिए बुक के ऊपर बुक रख दीजिए छोटे बड़े लगा करके, तो उस तरीके से होता है। जैसे यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, तो इस तरीके से होता है। फिर ये बड़ा होता चला जाता है। अब ये जो इधर वाला, इसको बोलते हैं सीस। आगे वाले को क्या बोलते हैं? सीस। और पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रांस। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांस फेज और सिस फेज। ये क्या बोलते हैं? इसके अंदर कुछ होते हैं वैक्यूल। इसके अंदर जो छोटे छोटे वैक्यूल दिख रहे हैं ना, इसी के पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी कि ये जो एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है, वो इसके वेसिकल यहाँ पे है। फिर इसके सिस्टर्न है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, ये जो मुड़े हुए भाग है वो क्या है? आपके सिस्टर्न है।
ठीक है। अब आपका सिक्रेटरी वेसिकल, कुछ वेसिकल जो है स्रावित भी करती है, हार्मोन्स वगैरह स्रावित करती है, तो उनको सिक्रेटरी वेसिकल्स कहते हैं। इसका कार्य भी पढ़ेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में कार्य देख रखा है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल ब्रिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है अपने पास और अपने पास का प्रोटीन इसे भी देता है। इसका आप यहाँ कार्य देखिए, लिपिड को बनाने में सहायता करता है, इम्पॉर्टेंट। देखिए लिपिड कौन बनाता है, लिपिड जो बनाता है आपका SER बनाता है। लिपिड कौन बनाता है आपका SER बनाता है, यानी कि चिकनी अंतर्द्रावी जालिका बनाता है, चिकनी अंतर्द्रावी जालिका बनता है। लेकिन उसको सहायता कौन करता है बनाने में, गोल्जी उपकरण उसको बनाने में सहायता करता है, ना कि खुद बनाता है। अब देखिए यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। जस्ट सेकेंड, ये मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। सो नेक्स्ट कार्य क्या है इसका आपका, यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। मध्य लेमिला कहाँ पे उपस्थित होता है आपका, सेकंड कार्य क्या है इसका कि यह मध्य लेमिला यानी कि मिडिल लेमिला बनाने का कार्य करता है। देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर में जाएं, मध्य लेमिला क्या होता है आपका कि ये वाला जो फेज है, ये दिख रहा है आपको, ये केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच का जो जगह है वो आपका मध्य लेमिला, मिडिल लेयर। यानी कि मान लीजिए 3 लेयर हम पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर हम प्लांट में पढ़ते हैं और या क्या बोलते हैं एनिमल में बोलते हैं, एनिमल में पढ़ते हैं, तो ये मध्य लेमिला यानी कि मिडिल लेयर बनाने का भी कार्य करती है, मिडिल लेयर भी बनाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्या है ये, यह स्वभाव से स्रावी होती है। स्वभाव से स्रावी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है कि जो आपका गोल्जी उपकरण है वो बाय नेचर कैसी होती है, स्वभाव से कैसी होती है, तो क्या होती है, स्रावी होती है। स्रावी का मतलब है कि ये सिक्रीट करती है, ये क्या करती है, सिक्रीट करती है। ये क्या करती है, सिक्रीट, यानी कि हार्मोन सिक्रीट करती है, कुछ भी चीज़ को स्रावित करती है, सिक्रीट करती है। स्रावित का मतलब है कोई चीज़ निकलना कहीं से, है ना, कोई चीज़ का बहना। तो जो मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है, मेलेनिन संश्लेषण, मेलेनिन आपका एक हार्मोन है जो आपकी स्किन टेक्सचर को, स्किन टेक्सचर हो, चाहे वो एनिमल हो या चाहे वो प्लांट हो, दोनों के जो स्किन टेक्सचर का मतलब है कि आप एनिमल लोग जैसे होते हैं ना गोरे काले, इस तरीके से कोई पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा हरा होता है, कोई किसी का कलर अलग होता है, तो मेलेनिन संश्लेषण में भी क्या करता है, सहायता करता है। अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषण प्रोटीन और लिपिड का संग्रहण भी कौन करता है, गोल्गी काय में किया जाता है, यानी गोल्गी अपरेटस ही करता है, गोल्गी उपकरण ही करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। कुछ पुटिका का मतलब है, देखिए ये वाला पार्ट, पुटिका का मतलब है ये दिख रहा है आपको, वेसिकल, वेसिकल के मतलब ही क्या होता है, पुटिका, ये वेसिकल है ना, ये वेसिकल के अंदर आपके, ये वेसिकल आपको दिख रहे गोल 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 गोल, ये वेसिकल के अंदर को पुटिका बोलते हैं। इस वेसिकल को क्या बोलते हैं, पुटिका बोलते हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करती है, गोल्जी अपरेटस, ये जो है आपके शक्कर, सामान्य शक्कर, यानी कि आपका जो सिंपल शुगर होता है, सिंपल शुगर, यानी कि मान लीजिए हम जो खाना खाते हैं उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, सिंपल बनता है। पहले खाना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल साधारण फूड में। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में होता है, सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो सेम आपका ये उल्टा करती है, ये क्या करती है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में, यानी सरल शक्कर को, शक्कर यानी चीनी यानी कि ग्लूकोज, सरल
ग्लूकोज को, सरल चीनी को किस में कन्वर्ट करती है? जटिल चीनी में, जटिल ग्लूकोज में, जटिल ग्लूकोज में। एक तो ये फंक्शन हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जो आपका लाइसोसोम है, जो आपको लाइसोसोम है, लाइसोसोम को बनाने का कार्य भी गोल्जी अपरटस करता है। लाइसोसोम का निर्माण जो है कौन करता है? गोल्जी अपरटस करता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्जी अपरटस के, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनेल क्या है? नेक्स्ट अंग क्या है? आपका लाइसोसोम है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम कोशिका का एक अपशिष्ट निपटने वाला तंत्र है। मान लीजिए हमने कोशिका जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, काम कर कर के अच्छी चीज़ें हमारे शरीर में रख रही है, अब गंदगी जो है बाहर क्या कर रही है? गंदगी जो है इसी के अंदर होता है आपका लाइसोसोम। तो गंदगी जो है किसके अंदर चला जाता है? लाइसोसोम के अंदर। गंदगी किसके अंदर चला जाता है? लाइसोसोम के अंदर, क्योंकि ये बाहर नहीं फेंक सकती। बाहर और भी सेल है, बाहर आपके ब्लड भी है, तो उसको वो गंदा कर सकती है, इसलिए वो कहाँ जाती है? सारी लाइसोसोम है। तो गोल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे होते हैं। पुटिका का मतलब होता है वेसिकल, गोल गोल जो होते हैं वेसिकल, उसी को पुटिका बोलते हैं। क्या इकट्ठे होते हैं? कुछ एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त होती है, यानी कि सिर्फ एक झिल्ली होता है। अभी इसका दिखाऊंगी आपको स्ट्रक्चर। इनका कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता है। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर पादप कोशिकाओं में जो लाइसोसोम है वो एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में वो प्रेजेंट होते हैं। हर एक जंतु कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इम्पॉर्टेंट नाम इसका क्या है? इम्पॉर्टेंट नाम आगे भी अभी पढ़ेंगे आप। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि ये अपने आप को, खुद को क्या करती है? मार लेती है। खुद को ही क्या करती है? ये नष्ट कर लेती है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने ह्यूमन सेल लिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिख रहा है। ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। देखिए, ये आपका गोल्जी अपरटस है, क्लीनली दिख रहा है। ये आपका साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो पार्टिकल है आपके राइबोसोम्स है, और ये जो छोटे पार्टिकल्स है आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, जो आगे पढ़ेंगे। और ये जो आपको छोटा पार्टिकल दिख रहा है, ये आपका लाइसोसोम है। अगर देखा जाए तो ये रहा आपका लाइसोसोम, एक सिंगल लेयर होता है इस तरीके से, सिंगल लेयर। उसी के अंदर आपके सारे एंजाइम, प्रोटीन भरे होते हैं। एंजाइम और प्रोटीन क्या होते हैं? भरे होते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रोटीन्स है, ये वाला। ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कोई भी गंदा पदार्थ को बिल्कुल नष्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, पाचक कर देता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका एंजाइम होता है और गंदा पदार्थ इसमें चिपकता है, वो नष्ट हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट है ये है कि ये कौन सा एंजाइम होता है। तो एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोसोम कौन सा एंजाइम सिक्रेट करता है? लाइसोजाइम। इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं, लाइसोजाइम। इम्पॉर्टेंट है। ये जो एंजाइम है, यही आपका लाइसोसोम जो है सिक्रीट करती है, स्रावित करती है, और इसी से जो गंदे मटेरियल है उसको ख़त्म कर देती है। अब इसका कार्य पढ़ते हैं। इसका कार्य, लाइसोसोम के कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, पूछे जाते हैं हमेशा। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। क्या करता है? कोशिका को साफ करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? ये तोड़ देता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होती है, बहुत शक्तिशाली, वेरी पावरफुल पाचनकारी यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। उपापचय क्रिया यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है,
जब कोशिका क्या होती है, क्षतिग्रस्त यानी कि टूट फूट जाती है, तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती हैं। लाइसोसोम की पुटिकाएं क्या होती है, फट जाती है, और एंजाइम स्रावित हो जाते हैं और अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए इसे कोशिका की इम्पॉर्टेंट आत्मघात थैली भी कहा जाता है। द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड यानी कि खुद ही अपने आप को ये क्या करती है, मार लेती है, खुद ही आपको मार लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर बहुत सारा कचरा जमा हो गया और ये क्या करती है, फट जाती है, और उसके अंदर जो एंजाइम होता है उस कचरे को पूरा डाइजेस्ट करके खुद भी ये मर जाती है और उस चीज़ को डाइजेस्ट कर देती है, पाचन कर देती है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है आपका, इसके स्ट्रक्चर भी पेपर में एनिमल सेल, जंतु सेल का पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, वेरी इंपॉर्टेंट कोशिका अंग है ये, या कोशिका का बिजली घर है। पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी आपका मंथली एग्जामिनेशन जो हुआ था, त्रिमाही फर्स्ट टर्म का जो पेपर हुआ था बिहार बोर्ड में, उसमें भी पूछा गया था कि सेल का, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। या एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, बाहरी परत चिकनी एवं छिद्रित होती है, अतः परत बहुत वलित होता है, और क्रिस्टी का निर्माण करते हैं, क्रिस्टी का निर्माण करते हैं। बिजली घर को बोलते हैं इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके स्ट्रक्चर देखिए आप, ये रहा, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, पावर हाउस द सेल कहता है। और इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक का मतलब है यहाँ ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होता है। जो आपकी एनारोबिक है, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, वहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर यूक्रियोटिक ऑर्गेनेल्स, कैसा है, यूक्रियोटिक है, प्रोक्रियोटिक नहीं है, यूक्रियोटिक है, दैट मेक केमिकल एनर्जी वाया एरोबिक सेल रेस्पिरेशन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको बनाऊं तो ये डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है इसका। एक अच्छा सा डायग्राम मैं आपको बताती हूँ, सिंपल पेपर में आता है डायग्राम बनाने के लिए भी। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाइए, तो आप सिंपल अपने हाथों से बना सकते हैं। एक सिंपल सा लाइन बनाइए, एक और अंदर लाइन बनाइए, और उसके अंदर आप कोई सा भी कलर, डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, या पेंसिल और पेन से भी बना सकते हैं। उसके अंदर आप इस तरीके से, लाइक आप मैगी का स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसी प्रोसेस को, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्नी, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है आपका सिस्टर्ने, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब इसके अंदर होता है डीएनए, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए, लाल लाल क्या है, डीएनए है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। इम्पॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, तो हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अपना होता है, इसका राइबोसोम भी अपना होता है, ये खुद प्रोटीन बनाती है। अब देखिए इसके अंदर जो ये छोटे छोटे कण हैं, ये छोटे छोटे कण जो बनाऊंगी वही आपके राइबोसोम है, छोटे छोटे कण जो बना रही हूँ मैं आपके, वही राइबोसोम, पीले पीले इसमें भी आपको दिख रहे होंगे, वो आपके क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। ये आपका वाइट वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है रेड में, ठीक है। ये आपका क्या है, राइबोसोम है। जो राइबोसोम क्या करती है, प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन बनाती है, और इसका खुद का डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है। इसके अंदर लिक्विड होता है, क्या होता है, ये जो लिक्विड पार्ट है अंदर में, वही आपका मैट्रिक्स होता है, वही आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसी के अंदर आपका डीएनए, राइबोसोम सब बिछा हुआ होता है। इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन का मतलब है आंतरिक झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं आंतरिक
सॉरी, हिंदी में बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और एक होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाला, इसे बोलते हैं बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, जिसे आप आराम से बना सकते हैं, पेपर में भी पूछा जाता है। और इसके ज़्यादातर फंक्शन, मान लीजिए कि देखिए बायोलॉजी का पेपर या साइंस का पेपर आप देते हैं तो कोशिश कीजिए डायग्राम के साथ आप वहाँ पे प्रेजेंट करें अपने पेपर में, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले, और एक भी मार्क्स कटने का चांसेस नहीं रहे। तो कोशिश कीजिए कि सिंपल डायग्राम आप बनाएं, ठीक है, ताकि आपका पेपर अट्रैक्टिव लगे और फुल मार्क्स मिले। अब इसके कार्य पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है भाई, इसके फंक्शन क्या है। तो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, जो जिंदा रहने के लिए जो विभिन्न रासायनिक क्रिया है, जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक क्रिया है, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे बिजली का घर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा बनाती है। जो ऊर्जा है वो है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में क्या करती है, ऊर्जा ये बनाती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन एटीपी बनाती है। ये पेपर में पूछता है कि इसे बिजली का घर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट होता है इस तरीके, एक फॉस्फेट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। एडिनोसाइन एक आपका केमिकल पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, ये भी प्रेजेंट होता है, 3 फॉस्फेट रहता है, इसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जाते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा सेल कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, तो क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड भी आगे पढ़ेंगे तो उसका भी खुद का डीएनए होता है, उसका भी खुद का डीएनए होता है। अतः ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है, कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है, यानी कि ज़्यादातर प्रोटीन कौन बनाता है, रफ ईआर कौन बनाता है, राइबोसोम, ज़्यादातर राइबोसोम बनाता है। नेक्स्ट क्या है आपका सेल ऑर्गेनेल, नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड का क्या फंक्शन है, क्या संरचना है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, जंतु में नहीं पाए जाते हैं प्लास्टिड, ठीक है। जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की तरह कई परतें होती है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। प्लास्टिक की भीतरी संरचना बहुत सी झिल्ली वाली परतें से होती है। जो स्ट्रोमा, यहाँ देखिए आपको, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट, जो पत्ती में पाया जाता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, जिसके अंदर खाना बनता है। तो ये आपको दिख रहा है स्ट्रोमा, इसी चीज़ को बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये आपका पूरा थैलाकोइड है, इस तरीके से रहता है, इसे बोलते हैं थैलाकोइड। अब मान लीजिए एक थैलाकोइड यहाँ है, थैलाकोइड यहाँ है, जैसे कि देख रहे हैं। अब इसको जो जोड़ती है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक को बोलते हैं ग्रैनम, और इसके मेम्ब्रेन को, बाहर वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यानी बाहरी झिल्ली, और इसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, क्योंकि इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इसे स्ट्रोमा ही बोलते हैं, इसे थैलाकोइड ही बोलते हैं, और इसे ल्यूमन ही बोलते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत है, आप सेम आप पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही कलर, क्रोमो का मतलब क्या है, कलर है। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका कलरफुल वाला, ये है क्रोमोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ होता है हरा रंग होता है,
इसमें सिर्फ हरा रंग होता है, लेकिन अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंट कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है रंगीन होता है, रंगहीन है ना, कि उसमें कोई रंगहीन कोई कलर नहीं होता है, वाइट होता है, कलरलेस होता है ना। तो क्रोमोप्लास्ट क्या कहते हैं, जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो ये जड़ों में पाया जाता है, ये आपका जड़ों में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ों, तनों, पत्तियों में पाया जाता है। ये प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए आप या याद रखिएगा। ये स्टार्च, तेल और प्रोटीन तीनों को संचित करता है। कौन संचित करता है, ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ल्यूकोप्लास्ट। यही क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च का मतलब है मंड, मंड जिसे हिंदी में बोलते हैं। और क्या था आपका, स्टार्च, तेल था और प्रोटीन था, तीनों को इकट्ठा करने का काम करता है, भंडारण यानी कि उसे स्टोर रखता है। क्लोरोप्लास्ट ये सबसे कॉमन है, जो हम पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, जो कि हरी पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये पत्तियों में होता है, पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लास्टिड। इसके भी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। तो इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप तीन चीज़ याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल रस्थानिया, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्यूल्स किसे कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए इनको, रस्थानिया किसे कहते हैं, रस्थानिया ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। क्या करती है, कोई भी ठोस पदार्थ है या तरल यानी कि लिक्विड पदार्थ है, उसको इकट्ठा करने का काम करती है, ऐसी सेम स्ट्रक्चर होता है, इसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। जंतु कोशिकाओं में रस्थानियाँ छोटी होती है, इम्पॉर्टेंट। जंतु यानी एनिमल कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी, इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, और जबकि पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए सिंपल, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, सेल सैप, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक तरह से ये होता है जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये आपका सेंट्रल वैक्यूल, बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये आपका सेंट्रल वैक्यूल है, और ये अंदर जो कुछ भी होता है आपका लिक्विड या सॉलिड ठोस पदार्थ, इसको बोलते हैं सेल सैप। ये प्लांट सेल वैक्यूल है, एक बड़ा सा वैक्यूल। अभी मैं आपको जंतु और प्लांट सेल दिखाऊंगी तो उसमें आप देखेंगे, देखिए यहाँ ये दिख रहा है, ये आपका बड़ा वाला जो हिस्सा है यही है आपका वैक्यूल। ये भी आपका क्या है, आपका वैक्यूल, इसे रिक्तिका भी बोलते हैं। रसधानियाँ पढ़ा है ना, इसे रिक्तिका भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे होते हैं आपके, पशु कोशिका में छोटे छोटे होते हैं। अब इसके कार्य क्या है, पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता रहता है। पादप में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, पेड़ पौधे में क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। स्फीति का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबल भी रखती है, फ्लेक्सिबल कह सकती है। स्फीति का मतलब होता है फुर्ती, क्या रखती है, फुर्ती। कठोरता प्रदान करती है और एक तरह से सभी चीज़ को स्टोर करके रखती है। और क्या करती है, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अमीबा वगैरह में भी पाया जाता है, वो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन और भी कोई होते हैं एक कोशिकीय जीव, उसमें भी आपका राजधानियाँ पाया जाता है। तो अमीबा में ही भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, VVI मान लीजिए, इसे भी आपके पेपर में हमेशा पूछता है और ये 5 मार्क्स में आता है, 1-2 में नहीं आता, ये 5 मार्क्स में आता है। ये इसके स्ट्रक्चर यानी कि इसका चित्र बनाना भी आता है और इसके फंक्शन और डिफरेंस, अंतर भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अंतर पढ़ेंगे हम कि पादप कोशिका, प्लांट सेल जो है आपका,
क्या फंक्शन है? ये प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम क्लास छठी से कि पादप कोशिका क्या होती है प्लांट सेल में? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अभी पढ़ा हमने। हरित लवक जिसे बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं जिसे, वो किस में मदद करती है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। और जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जंतु कोई अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हरित लवक होता है। आकार एवं आकृति निश्चित आकार के लिए कोशिका भित्ति होती है। सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है इसके अंदर, सेल वॉल होता है इसके अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, और इसमें आपकी कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ना ही कोई इसका आकार निश्चित होता है और ना ही कोई कोशिका भित्ति इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्थ भुजाकार होती है, यानी कि इस शेप में होती है। अभी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। इसी शेप में आपका पादप कोशिका होता है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए, या इस तरीके से। ये तो आपका बेसिकली 6 भुजाकार हो गया। चतुर्थ भुजाकार इस तरीके से होता है, चतुर्थ भुजाकार होता है इस तरीके से। ये 6 भुजाकार हो गया। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा, लेकिन ये इस तरीके से होता है। ठीक है। अब देखिए, कोशिका विभिन्न आकार का होता है। ये गोल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ये हो सकता है जंतु कोशिका। गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसमें गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है, पूरे तरीके से डेवलप होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, ये जो है आपका पौधा कोशाणु है, यानी कि प्लांट सेल है, और ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। अब देखिए, जैसे अभी मैंने पढ़ा है, इसमें कोशिका झिल्ली नियंत्रित करता है कि सेल अंदर बाहर होगा ही नहीं। और इसमें कौन नियंत्रित करता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बाहर वाला। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बने होते हैं, और मजबूत होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ाया मैंने आपको, जहाँ श्वसन होता है, जहाँ श्वास लेते हैं और एनर्जी बनता है, एटीपी बनता है। नाभिक, केंद्रक, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। डीएनए शामिल है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? नाभि में। डीएनए का फुल फॉर्म आता है आपके पेपर में, पार्ट 1 में भी मैंने बताया आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है। ठीक है। राइबोसोम, यहाँ पे आपको राइबोसोम दिख रहा है, यहाँ पे आपको राइबोसोम दिख रहा है, इसमें भी होता है, इसमें दोनों प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। देखिए, राइबोसोम को फैक्ट्री, जो राइबोसोम कहाँ बनता है? वो बनता है केंद्रक में। कहाँ बनता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। राइबोसोम की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। लेकिन प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका द्रव यानी लिक्विड पार्ट इसमें भी होता है और इसमें होता है, जहाँ अधिकांश गतिविधियाँ होती है। प्रोटीन का आना जाना, सेल का एक दूसरे से काम करना, ये सारा कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है और इसमें होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है और इसको आकार और शेप प्रदान करती है। रिक्तिका, वैक्यूल, रसधानियाँ दोनों में तो इसमें बड़ा होता है और इसमें छोटे छोटे होते हैं। इसमें दे नहीं रखा, लेकिन छोटे छोटे इसमें भी होते हैं। कष्ट से भरा होता है, कोशिकाओं को क्या करता है? एक तरह से खराब चीज़ों को अपने पास रखता है ये रिक्तिका। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ इसमें होता है। यहाँ दिख रहा है ग्रीन ग्रीन पार्ट, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसमें एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोफिल, हरित लवक। इसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो भी मैंने आपको बताया है, ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये आपको इजी लग रहा है तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बनाने में भी इजी है और आप नेमिंग भी कर सकते हैं। इस तरह का कि अगर बनाएंगे तो 5 में से 5 मार्क्स आपके आराम से आएंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि सेम तरीके से आप बनाएंगे, उसका डिफरेंस लिखेंगे तो 5 में से 5 मार्क्स आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिस कर लीजिए आप,
या आप ये वाला पार्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। दोनों में से एक प्रैक्टिस करके आप पेपर में जाइए, फुल मार्क्स आएगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बहुत सारा खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। बेसिकली बारिश का मौसम है, लेकिन साथ में गर्मी भी है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, और बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना कीजिए। बाहर का मत खाइए, अवॉइड कीजिए खाने के लिए, क्योंकि बाहर का बहुत ही ज़्यादा तेल ऑयली वाला होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप घर का खाना कीजिए। आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी सारी रेप केसेस भी आ रही हैं, राइट। तो मैं आप, अगर जो मेल इस वीडियो को देख रहे हैं या गर्ल्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गर्ल्स बी स्ट्रॉन्ग। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और कोशिश करेंगे कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंस ना हो। हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने इस भाई, जो भी आपके भाई है, अपने भाई हो या रिलेशन में हो, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, तो उनको कोशिश कीजिए कि ज़रूरी नहीं है जो काम लड़कियां करती हैं वो सिर्फ लड़कियां ही करें, और जो काम लड़के करते हैं वो सिर्फ लड़के ही करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है, बॉयज़ भी करें, राइट। लड़के भी उसमें मदद करें। और बाहर से पैसे कमा के लाना सिर्फ लड़कों का काम नहीं है, हम भी बाहर जाकर पैसे कमा सकते हैं। छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उनको इन सब चीज़ों से सही से अवगत कराइए, और अभी से उनमें अच्छी मानसिकता पैदा कीजिए कि वो लड़की और लड़का में कोई भी अंतर ना रखे। झाड़ू अगर लड़की लगा रही है तो प्लेट लड़का भी धो सकता है, झाड़ू लड़का भी लगा सकता है, ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बनिए, अच्छा इंसान बनिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।